हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में नया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं वीडियो यूपी पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ पार्ट 1। अब आज जो है वो पार्ट 2 है। आगे के 30 क्वेश्चंस और देखेंगे। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 31 से। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है बिज़नेस का, उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बिज़नेस के आर्थिक परिवेश में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम भी शामिल होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो या फिर कंडीशंस हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजरियल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब मैनेजरियल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो एक तकनीकी कौशल जो है वो भी है, क्योंकि टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस की पूरी स्किल होती है वो पता होना। तो ये भी क्या है, टेक्निकल स्किल भी ज़रूरी होती है मैनेजरियल स्किल की तरह। तो डायग्नोस्टिक स्किल, डायग्नोस्टिक का मतलब है कि आप रेमेडी ढूंढ रहे हो किसी चीज़ को, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर रहे हो, तो डायग्नोस्टिक स्किल भी होनी चाहिए एक मैनेजर में, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे डायग्नोस करना भी आना चाहिए, उसकी रेमेडी भी उसके पास होनी चाहिए। तो डायग्नोस्टिक स्किल भी है। पॉलिटिकल स्किल भी होती है मैनेजरियल स्किल में, क्योंकि एक पॉलिटिकल मतलब एक लीडरशिप स्किल, एक लीड करना। तो मैनेजरियल स्किल में ये तीनों ही आती हैं, टेक्निकल भी, नैदानिक भी और राजनीतिक कौशल भी। पॉलिटिकल मतलब लीडरशिप क्वालिटी, तो ये भी क्या होती है, मैनेजरियल स्किल की एक इंक्लूड होता है इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो मैनेजरियल स्किल में टेक्निकल, डायग्नोस्टिक, पॉलिटिकल तीनों आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक द एक्शन ऑफ इट्स सब यूनिट्स इन टू अ कंसिस्टेंट पैटर्न। इसमें क्या है कि जो एक्शन है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पकड़नी है कि क्या बोल रहा है, लिंक कर रहा है एक्शन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। सब यूनिट्स हैं मान लीजिए कुछ, और उसके एक्शंस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, या फिर लिंक कर रहा है किस तरफ, इनटू अ कंसिस्टेंट पैटर्न, एक कंसिस्टेंट पैटर्न की तरफ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में यूनिटी ऑफ एक्शन भी आता है, यूनिटी ऑफ कमांड भी आता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको कहाँ पर लेके चलना, उन सबको एक जो गोल है उस तरफ लेकर चलना, सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में बिठाकर, मतलब एक हार्मनी में बिठाकर उसे कहाँ लेकर चलना, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस तरफ लेकर चलना। और कोऑर्डिनेशन किससे रिलेट करता है, ग्रुप एफर्ट से रिलेट करता है, किसी इंडिविजुअल एफर्ट से रिलेट नहीं करता है। तो इस वजह से जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, समन्वय। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक्शन को, यहाँ पर लिखा है ना, सब यूनिट्स के जो एक्शंस हैं उन्हें जोड़ रहा है, उन्हें लिंक कर रहा है, यूनाइट कर रहा है कहीं ना कहीं, और एक कंसिस्टेंट पैटर्न की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनरी फ्योल ने डिवाइड की है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को। तो हेनरी फ्योल ने डिवाइड की है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को 6 समूहों में, 6 ग्रुप्स में। और हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, तो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सी 6 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है। चलिए, जो 6 एक्टिविटीज़ हैं हेनरी फ्योल की, उसे आप याद भी ज़रूर रखिएगा। सबसे पहली है टेक्निकल, कोई सीक्वेंस नहीं है आपको याद रखने का। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल। टेक्निकल में आपका क्या चीज़ आती है, जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, गुड्स और सर्विसेज से, वो आती है टेक्निकल में। नेक्स्ट कमर्शियल। कमर्शियल में क्या आता है, जैसे गुड्स को खरीदना, बेचना, परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किस में आती हैं, कमर्शियल में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और फाइनेंशियल में क्रिएशन ऑफ कैपिटल और ऑप्टिमम यूज़, मतलब कैपिटल को क्रिएट करना और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ये किस में आती हैं, ये आती हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। फोर्थ वन है
अकाउंटिंग एक्टिविटी में क्या आती है? अकाउंटिंग एक्टिविटी में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो ये सब किस में आती है? अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 5th वन जो है वो है मैनेजेरियल में आती हैं आपकी, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, तो ये सब आती है मैनेजेरियल में। और लास्ट वन है सिक्योरिटी का मतलब जो भी गुड्स हैं या पीपल हैं, प्रॉपर्टी है, उन सब का प्रोटेक्शन, मतलब सेफ वर्किंग कंडीशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना, तो ये आता है सिक्योरिटी में। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? आप इसे याद रख सकते हैं एक तरीके के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कोड बनाकर याद कर सकते हैं, TCFAM, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैनेजेरियल और सिक्योरिटी। तो इसे आप क्या कर सकते हैं? ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, TCFAMS, ठीक है। 2-3 बार आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा TCFAMS, तो याद हो जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है 6 ग्रुप्स। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के क्या तत्व होते हैं? लागत के तत्व क्या क्या होते हैं? तो लागत के जो तत्व होते हैं उसमें मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है और एक्सपेंस भी आता है। सामग्री, श्रम, व्यय, ये सभी आते हैं। तो मटेरियल भी, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी, लेबर की कॉस्ट भी और एक्सपेंसेस भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी वाला, उपयुक्त सभी। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो किसका पार्ट होती हैं, किसका हिस्सा होती हैं? तो वो ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं। इस वजह से ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये परिचालन प्रतिवेदनों का हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है जो अमाउंट आपने सेट असाइड करी है। सेट असाइड का मतलब किनारे रखी है। किस लिए किनारे रखी है? ऐसे लॉसेस को मीट करने के लिए, बैड डेट्स के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि बैड डेट्स होंगे तो आपने कुछ अमाउंट किनारे रख दी है, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं, जो आपने अमाउंट सेट असाइड की है उसे बोलते हैं प्रोविज़न। आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में प्रोविज़न या फिर रिजर्व, क्योंकि आपके माइंड में दोनों चीज़ें चल रही होंगी कहीं ना कहीं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविज़न जो होता है वो इसलिए मेंटेन किया जाता है कि आपके फ्यूचर में कोई भी लॉस हो रहा है या कोई भी लाइबिलिटी है, अनसर्टेन लाइबिलिटी है। अनसर्टेन का मतलब आपको उसकी अमाउंट सर्टेनली नहीं पता है, तो ऐसे के लिए जो आप भी अमाउंट सेट असाइड करते हो उसे बोलते हैं प्रोविज़न। और रिजर्व आप किस लिए मेंटेन करते हो? रिजर्व आप मेंटेन करते हो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्यूचर में जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। और जो प्रोविज़न होता है वो क्या होता है? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन जो रिजर्व होता है वो क्या होता है? वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में, तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी की अमाउंट हमें सर्टेनिटी से पता होती है। मुझे पता है कि मुझे किसे कितना पैसा देना है, मैं इस चीज़ में क्या हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ मुझे इतनी अमाउंट उसे पे करनी है। तो लाइबिलिटी में क्या होता है? सर्टेनिटी होती है, पूरा आपको क्लियरली पता रहता है कि आपको किसे कितनी पेमेंट करनी है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, प्रोविज़न। इफ़ द प्रपोज डिविडेंड इज़ 20%, अगर जो प्रपोज डिविडेंड है वो कितना है? 20% है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट का परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उसे मैं आपको लिखवा देती हूँ। कि अगर मान लीजिए कि आपका जो प्रपोज्ड है, आपने जो डिविडेंड प्रपोज कर रखा है वो 10% से ज़्यादा है और 12.5% से तक है, मतलब 12.5% तक है, तो आपको कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? 2.5% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और अगर आपका 12.5% से ज़्यादा है और लेकिन 15% तक है, तब आपको कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिजर्व में? तब आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 5%। इन केस अगर आपका मान लीजिए 15% से ज़्यादा है और 20% तक है, तब आपको कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिजर्व में? 10%। और अगर 20% से एक्सीड कर रहा है, एक्सेस में है,
यहाँ पे 7.5 कर लीजिए। 15% से ज़्यादा है लेकिन 20% तक है, तब आपका 7.5%। लेकिन अगर एक्सीड कर जाएगा 20% से, तब आपका रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा? 10%। अब हम इसे समझते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, अगर आपने प्रपोज डिविडेंड जो है वो 10% से ज़्यादा है और 12.5% तक है, तब आपको रिज़र्व में कितना ट्रांसफ़र करना है? 2.5% करना है। लेकिन अगर वो 12.5% से ज़्यादा है और 15% तक है, तब आपको कितना ट्रांसफ़र करना है रिज़र्व में? 5%। 2.5, 5, 7.5, 10, ऐसे याद रखिएगा। जब 15% से ज़्यादा है लेकिन 20% तक है, तब कितना है? 7.5%। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपका प्रपोज डिविडेंड 20% है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को सही से नहीं पढ़ेंगे। अगर 20% बोला गया है, तब आप ट्रांसफ़र कितना करेंगे रिजर्व में? 7.5%। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा है, तब आप कितना ट्रांसफ़र करेंगे? तब आप ट्रांसफ़र करेंगे 10%। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 7.5%। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो प्रपोज डिविडेंड है, जो प्रस्तावित लाभांश है, वो 20% है। अगर 20% से ज़्यादा बोला जाता तब आप 10% लगाते, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्टॉक, यहाँ पर जो स्टॉक है वो नहीं दिया है कि आपका ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हम क्लोजिंग पे ज़्यादा चलते हैं। स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, वो स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इन द ट्रायल बैलेंस लिखा है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे? तो उसको हम दिखाएंगे, वैसे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती, लेकिन नहीं दिया है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट की तरह अगर बात करें तो इसे हम केवल और केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, लिखी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट एक ही साइड होगा। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम 2 साइड ट्रीटमेंट करते, लेकिन ये कहाँ पर है? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसे हम कहाँ पर दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। सॉरी, ये वाला ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम इसे कहाँ पे दिखाते? ट्रेडिंग के बाई साइड और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, और पार्टनर्स आपस में ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम कोई भी रिकॉर्ड जो है वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंजमेंट आ रहा है उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फर्म क्या प्रिपेयर करेगा? एक होता है, आपको जो कन्फ्यूजन आएगा वो रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आएगा, पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आने वाला। तो मेन बात करते हैं मेमोरेंडम और रिवैल्यूएशन अकाउंट की। पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है। लेकिन डिसोल्यूशन जब होता है पार्टनरशिप फर्म का, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन नहीं बनता। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम शो करते हैं कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जा रहा है जब क्या चाहते हैं, जो वैल्यूज़ में चेंजमेंट आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, वो अकाउंट्स में नहीं शो करना चाहते, तब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इस केस में जो आपकी बैलेंस शीट में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिखाओगे वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाओगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं। लेकिन जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो इसमें आप क्या करते हो? बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू में दिखाते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्नर वर्सेस मरे रूल। बहुत बार ये क्वेश्चन टीजीटी हो, पीजीटी हो, कॉमर्स पूछा गया है, नो डाउट एट ऑल। इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से। देखिए, अब इतना टाइम तो रिमेनिंग नहीं रह गया कि हम चीज़ों को डेप्थ में पढ़ पाएँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो बात करेंगे गार्नर वर्सेस मरे रूल के बारे में। बहुत बार क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और इस बार भी चांस है कि आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल में क्या लिखा है।
कि एज़ पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी है, मतलब एक पार्टनर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो अब जो उसका कमी है, उसकी जो डेफिशिएंसी है, वो कौन शेयर करेगा? वो सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करेंगे, लेकिन वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? तो वो कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। यहाँ पर जो आपको मेन ध्यान रखना है कि इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे? कैपिटल रेशियो। दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में कि इक्वल रेशियो, म्यूचुअली एग्रीड रेशियो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कैपिटल रेशियो में। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, जो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो कैश में लेकर आएंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन को। जो भी नुकसान हुआ है रियलाइजेशन में, वो कैश में लेकर आएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो सॉल्वेंट है, लेकिन उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, तो ऐसे केस में वो जो होगा वो इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बेयर नहीं करेगा। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी, कैपिटल रेशियो, पूंजी अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? इनमें से कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का एक प्रिंसिपल होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम का जो एक प्रिंसिपल होता है वो होता है रिसीवर इज़ डेबिट, गिवर इज़ क्रेडिट। तो ये क्या होता है? डेबिट करो रिसीवर को और क्रेडिट करो गिवर को। पर्सनल अकाउंट का ये होता है। और डबल एंट्री सिस्टम का में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो हर एक के दो एस्पेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे और रेंट पे, ये हम कहाँ पर दिखाएंगे? शुड बी। तो डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीएल एप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में भी नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब कि कैपिटल का वो पार्ट, वो हिस्सा जो आपने मांगा नहीं है, अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड का मतलब जो अभी याचित नहीं किया गया है, जो मांगा नहीं गया है, लेकिन उसे मांगा कब जाएगा? उसे याचित कब किया जाएगा? जब कंपनी क्या हो जाएगी? समापन हो जाएगा कंपनी का, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व होता है एक, और एक रिजर्व कैपिटल होता है। कैपिटल रिजर्व हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं, और रिजर्व कैपिटल क्या होता है? जब आप अनकॉल्ड अप, मतलब अनकॉल्ड जो होती है कैपिटल, उसका हिस्सा क्या करते हो? आप सेट असाइड कर देते हो कि जब वाइंड अप होगा हम तब मांगेंगे। तो वो कैपिटल होती है संचित पूंजी। क्या ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व को आप बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हो। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आप बिल्कुल क्लियर रखिए, ताकि आप कोई, क्योंकि टीजीटी में क्या हुआ कि जितने भी क्वेश्चंस थे, टीजीटी कॉमर्स का जो पेपर हुआ, उनमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपको फंसाया जा रहा था, और आपको दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे थे। तो दो क्वेश्चंस जो दो आपस वाली चीज़ें लिंक करती है ना, उन्हें बिल्कुल क्लियर करके चलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ये सबसे मैक्सिमम कैपिटल बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी इसे बोला जाता है। और इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल वो पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, मतलब कि इशू करा जा रहा है कि आओ सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है? सब्सक्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म जब डिसोल्यूशन होता है, एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है, एक पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने पर पूरा फर्म जो होता है वो एकदम एंड हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन होने पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा फर्म एंड हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे? क्या हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्या हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन में, या फिर लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे? पहली बात तो ये कि रिवैल्यूएशन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन डिसोल्यूशन के केस में नहीं बनता है। डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? इंक्रीज़ कितनी हुई हैं, डिक्रीज़ कितनी हुई हैं,
वो वैल्यू दिखाई जाती है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में तो पूरी एसेट जो है वो पूरी ही वैल्यू में डाल दी जाती है, लाइबिलिटी भी पूरी ही वैल्यू में डाली जाती है। चलिए एक फॉर्मेट देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ करा जाता है। और जो भी आपको रियलाइज़ हो रहा है, मान लीजिए एसेट को बेचने पर, तो वो बाय कैश करके दिखाया जाता है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सारी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो बाय कैश, बाय लाइबिलिटीज़, अगर आप कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज़ की जब पेमेंट करते हैं तो टू कैश। अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, कोई पार्टनर कर रहा है, तो क्या करा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आपका लॉस आता है या प्रॉफिट आता है वो क्या होता है, बाद में शेयर कर लिया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इट मीन्स कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया, आप क्या करोगे, टू कैश। तो आपने क्या किया, डेबिट साइड में, तो डेबिटेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑप्शन ए क्या है, राइट वन है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नहीं, इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में जो 15 लाख है पूरे पीरियड का, 20,000 क्या हो गया, एसेट की सेल पर प्रॉफिट हुआ, 10,000 आपने डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया। इन दिस केस आपको निकालना क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन और पीएल अकाउंट में डिफरेंस होता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में केवल ऑपरेटिंग चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ऑपरेटिंग मतलब जो भी आपने गुड्स को परचेज और सेल करने पर किया है। लेकिन पीएल अकाउंट में क्या होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तो रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे में फंड फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट या पीएल अकाउंट में डिफरेंस होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एक मिनट, तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जितना दिया है पहले तो वो लिख लोगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश आइटम है। तो इस केस में जब आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हो तो उस केस में इसे क्या करा जाता है, नेट प्रॉफिट में से जोड़ दिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, और क्या हुआ, आपने एसेट को बेचा और प्रॉफिट कमाया, एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमाया। तो ये कैसा है, ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आ रहा है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आप इसे क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस करोगे प्रॉफिट। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट 15 लाख है। 15 लाख में डेप्रिसिएशन क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 लाख 10,000 हो गया। फिर 15 लाख 10,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,90,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर प्रीमियम का पैसा जो है वो आप कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, अंश अधिशुल्क का प्रयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं। तो शेयर प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है या फिर शेयर प्रीमियम का जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहले हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। शेयर प्रीमियम, सबसे पहली चीज़ कि ये किस सेक्शन में लिखा है, ये लिखा है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये किस सेक्शन में लिखा है, 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, ठीक है। मैं इसे ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। फिर हम इसका यूटिलाइजेशन किस लिए कर सकते हैं, हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इशू करने के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फुल्ली पेड
बोनस शेयर्स। तो दो केस आपने अभी पढ़े कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, और हम इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, और हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कंपनी यूटिलाइज़ कर सकती है बायबैक करने के लिए अपने शेयर्स को, अपने ही शेयर्स को परचेज़ करने के लिए। फिर इसका यूटिलाइजेशन और कहाँ हो सकता है, प्रीमियम को पे करने के लिए रिडेम्पशन के टाइम पे, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, जब आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को, तो उस टाइम आपको जो प्रीमियम देना है उसको, इसके लिए भी आप इसे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। और आप किस में यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, कोई कमीशन दी है या कोई डिस्काउंट अलाउड किया है शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते समय, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप राइट ऑफ के समय भी यूज़ कर सकते हो। राइट ऑफ करना है आपने कोई एक्सपेंस, कोई कमीशन, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्काउंट जब आपने शेयर्स को इशू करते समय या डिबेंचर्स को इशू करते समय किया है, तो उसे राइट ऑफ के लिए भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो हम लोग जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। तो शेयर प्रीमियम का पैसा हम यूज़ कर सकते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बाईबैक करने के लिए, और प्रीमियम पे करने के लिए रिडेम्पशन के टाइम पर, और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए जो हमने शेयर्स को इशू या डिबेंचर्स को इशू करते समय किया है। तो हम, लेकिन इसका जो आप ये ऐसे ही ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शन में दिया है क्या डिविडेंड पेमेंट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, हम प्रीमियम का पैसा डिविडेंड पेमेंट के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट दी है 16,000 और मटेरियल दिया है आपको 60% ऑफ लेबर। तो लेबर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, प्राइम कॉस्ट निकलती है, प्राइम कॉस्ट आपको देखिए प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल कॉस्ट, एक मिनट, हाँ प्राइम कॉस्ट निकालनी है ना, तो चलिए प्राइम कॉस्ट देखते हैं कैसे निकलती है। प्राइम कॉस्ट निकलती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको मटेरियल दिया है और लेबर दिया है, देखिए मटेरियल दिया है 60% ऑफ लेबर, तो पीसी आपको नहीं पता, प्राइम कॉस्ट तो दी है 16,000, मटेरियल कितना दिया है 60% ऑफ लेबर, तो 60% ऑफ लेबर का मतलब 3/5x, लेबर मान लीजिए कितना है x, 60% समझ आ गया, 3/5, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3/5 60% इज इक्वल्स टू 3/5। फिर इसके बाद आप इसे क्या करोगे, ऐड करोगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 8x/5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 2000। अब यहाँ पर आया आपका 2000, इस 2000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका x आ जाएगा, 2000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़ आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइम कॉस्ट दी है 16,000, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ मटेरियल लेबर दिया है और मटेरियल क्या बोल रहा है 60% है लेबर का, तो इसे सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, एक साधारणतः निवासी वह है जो किन कंडीशंस को फॉलो करेगा। एक ऑर्डिनरी कंडीशन को बेसिक कंडीशन तो फॉलो करनी ही करनी पड़ती है, साथ में एडिशनल कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है कि वो रेसिडेंट रहा है कि नहीं रहा है पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स में, या जैसे भी देखा जाएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी क्या करी जाती है, कंप्यूट करी जाती है, निकाली जाती है। तो पहले तो वो रेसिडेंट की कंडीशन देखी जाएगी, फिर आरओआर और आरएनओआर की कंडीशन देखी जाएगी, रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले देखेंगे रेसिडेंट होने की क्या कंडीशंस हैं। तो रेसिडेंट के लिए जो कंडीशंस है कि आप रेसिडेंट कब माने जाओगे,
तो रेसिडेंट होने की सबसे पहली कंडीशन है, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, रेसिडेंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। तो कितने दिन रहा हो प्रीवियस ईयर में? 182 डेज़, 182 दिन, या फिर 182 डेज़ और मोर, उससे ज़्यादा रहा हो इंडिया में प्रीवियस ईयर में। सबसे पहली कंडीशन क्या है रेसिडेंट के लिए? कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा कहाँ पर रहा हो? इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहा हो, और ठीक है, पहली मतलब जो है सेकंड कंडीशन की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वो या तो 60 डेज़ रहा हो प्रीवियस ईयर में, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग, तो मतलब वो कम से कम 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में रहा हो, और कितना रहा हो? वो 4 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब इस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो टोटल। $365 और मोर। चलिए अब हम इसे समझते हैं। रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस का होना, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है। यहाँ पर बीच में और है, मतलब या तो पहली कंडीशन फुलफ़िल कर दे या तो दूसरी कंडीशन फुलफ़िल कर दे। कोई एक कंडीशन का पूरा होना क्या है? कंपलसरी है। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि वो पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल नहीं, प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में क्या हो? स्टे हो, उसका मतलब वो रहता हो। ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहा हो, और पिछले जो मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 4 सालों में वो कम से कम कितना रहा हो? 365 या फिर मोर। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ और इमीडिएटली प्रीसीडिंग होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली इस प्रीवियस ईयर के 4 साल जो पहले के प्रीवियस ईयर आएंगे उनमें 365 या फिर ज़्यादा स्टे किया हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन जो होगी वो फुलफ़िल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। अब देखते हैं रेसिडेंट बन गया तो फिर उसके बाद ROR की क्या कंडीशंस हैं, रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट की क्या कंडीशंस हैं। तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं अब उसे देखते हैं। दोनों कंडीशंस इसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहले वाले में क्या था कि कोई एक होनी चाहिए, इसमें क्या है? दोनों फुलफ़िल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो रेसिडेंट हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। कब होना चाहिए? कम से कम 2 सालों तक, ठीक है, कम से कम 2 सालों तक वो रेसिडेंट होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछला प्रीवियस ईयर रहा है उसके 10 पहले के प्रीसीडिंग ईयर्स में से, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से वो 2 साल क्या रहना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो पहला मतलब वो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। मान लीजिए कि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा उसके 10 साल पहले वाले प्रीवियस ईयर्स में वो रेसिडेंट होना चाहिए कम से कम 2 सालों के लिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में रहता होना चाहिए फॉर ही हैज़ बीन इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज़ और मोर, 730 दिन या फिर उससे ज़्यादा, प्लस लगा दिया, या फिर उससे ज़्यादा 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब 7 उस प्रीवियस ईयर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर्स होंगे उसमें वो कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हैं? कंडीशंस इम्पॉर्टेंट हैं और फुलफ़िल होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। बेसिक भी पूरी करनी है, एडिशनल भी पूरी करनी है ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या शामिल होता है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम होती है जो आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट कर रहे हो सकता है कि आपको इसमें कौन कौन सी इनकम आती है। मान लीजिए कि आपने रेंट और रेवेन्यू कैसे आपको मिला है, लैंड के थ्रू मिला है, मतलब आपकी एक एग्रीकल्चरल लैंड है और वो इंडिया में ही सिचुएट होनी चाहिए, तभी आपको क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट होगी। और ऐसा रेंट या रेवेन्यू जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड से जनरेट हुआ है वो भी क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। फार्म हाउस के थ्रू आपकी इनकम हुई वो भी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम में आती है। तो इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, आपने ये क्रॉप जो है वो उगाए होंगे अपनी लैंड में, तो इसीलिए आप उन्हें बेच के इनकम कमा रहे हो। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से आपको जो इनकम हो रही है वो भी क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम, आपने कुछ इनकम आपको हुई, क्यों हुई, क्योंकि आपने जो भी प्रोड्यूस किया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया था, उसे इस तरीके से तैयार किया कि वो बिक पाए, तो ये भी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है ना, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, तो इनकम फ्रॉम गार्डनिंग भी क्या होगा, आपका एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा, और इसमें से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है, जो आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, बी कीपिंग कर रहे हो, तो इन सब से जो आपकी इनकम अराइज होती है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। मान लीजिए कि कोई क्रास अपने आप उगाती है और उसको आपने बेचा, तो उससे अराइज होने वाली जो इनकम होगी वो कैसी होगी, नॉन एग्रीकल्चरल होगी। अगर कोई एग्रीकल्चरल कंपनी है उससे डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर होल्डर्स को, तो वो भी क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। यस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका जो मतलब इनमें से कौन सा बिजनेस फोरकास्टिंग से रिलेट नहीं करता है, तो वो है कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। चलिए पहले देखते हैं इसे। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से आपको क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया जाता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब वो बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन क्या होती है, जब आपको ये जनरेट ना हो, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन किसे कहते हैं, जब ना तो आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, ना तो आपको लॉस हो। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है बीईपी वाली। तो जब ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो इट मीन्स आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के। अगर मान लीजिए आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा है 20,000 का और आपकी फिक्स कॉस्ट भी कितनी आ गई, 20,000 आ गई, तो ऐसे केस में आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा क्या होगा, नहीं होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स किसके लिए यूज़फुल होती हैं, तो ये यूज़फुल होती हैं सभी के लिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, फंक्शनल मैनेजर हो, ऑपरेटिंग मैनेजर हो। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी के लिए ज़रूरी होती है इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है वो पर्सन जो रिस्क बियर करता है। तो रिस्क बियर कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है, और इसके लिए उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये तो आप नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क बियर करता है और रिस्क बियरिंग प्रॉफिट मिलता है उसे। इसका जो रिवार्ड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन सेस जो है वो 3% है। ये किस पे पेबल किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में 3% नहीं है। एजुकेशन सेस पेबल किया जाता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो एजुकेशन सेस निकलता है वो इनकम टैक्स में सरचार्ज ऐड करने पर जो अमाउंट आएगी उस पर आपको सेस देना पड़ेगा, एजुकेशन सेस। तो इसका राइट ऑप्शन है आयकर और अधिभार पर। इन डिफरेंस कर्व किसका कॉम्बिनेशन होता है, इन डिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का।
मतलब ये क्या शो करता है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स का, दो रिलेटेड गुड्स का जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हों, ठीक है, जो कैसा सेटिस्फेक्शन देते हों, इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हों कंज्यूमर्स को। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे गुड्स रिलेटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से संबंध ही नहीं रखेंगे, तो कैसे सेटिस्फेक्शन देंगे बराबर वाला। और प्राइस रिलेटेड टू डिफरेंट पीपल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं, तो पीपल जैसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो कोई वही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो एक साथ यूज़ करना है, हमें कोई चॉइस नहीं है, हमें इन्हें जॉइंटली यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्थानापन्न वस्तुएं। इनडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, इनडिफरेंस कर्व का मतलब कि सपोज़ एक एक्स यूनिट है और एक वाई यूनिट है। आप मान लीजिए इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो 1 2 3 4 5 यूनिट का, और वाई में आप यूटिलाइज कर रहे हो, वाई का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो मान लीजिए 30 25 21 18 और 16। आपने देखा कि आप क्या कर रहे हो, पहले एक यूनिट ले रहे थे एक्स की और वाई की 30 यूनिट, फिर आपने x की 2 यूनिट बढ़ाई तो y की क्या करी, 25 यूनिट कर दी। तो दोनों में आप क्या कर रहे हो, इक्वली आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दोनों का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है। दो अलग अलग गुड्स हैं और उनका आप क्या बना रहे हो, कॉम्बिनेशन बना रहे हो। दो रिलेटेड ही हैं गुड्स, अलग नहीं हैं, रिलेटेड ही हैं गुड्स। आप क्या कर रहे हो, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना रहे हो कि आपको क्या मिलता रहे, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता रहे। तो जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आप एक यूनिट कंज्यूम करी आपने एक्स की, तो आपने वाई को क्या करा, रिड्यूस करा, मतलब एक बढ़ाई तो दूसरी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, और ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या नहीं करता, टच नहीं करता, और ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है दो वेरिएबल्स के बीच का वो अनसर्टेन है, कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं बोला जा सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि r इज इक्वल्स टू 0 का मतलब आपस में कोई भी वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं है, तभी तो क्या है, दो वेरिएबल्स क्या है, अनसर्टेन है, तो r इज इक्वल्स टू 0। हम कब एक्सपेक्ट करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, किनके रिलेशनशिप को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है, या तो एक कम हो रहा है दूसरा भी, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। तो इनके बीच का रिलेशनशिप हमें नेगेटिव कोरिलेशन का किस में शो होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर से बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ाओगे ही ना, कम तो नहीं करोगे। और इसमें क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन के लिए आपने एक बढ़ाया दूसरा कम होगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। परिवार की आय और व्यय, प्राइस और डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यस, अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो आप डिमांड करना कम कर दोगे, ये कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी वाला, नेगेटिव कोरिलेशन यही शो करेगा। नेक्स्ट है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे टीजीटी हो कॉमर्स या पीजीटी हो, क्योंकि अब जो है मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाती है। क्यों फॉल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप पूरा मैक्सिमम लेवल पर थे, अब आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी, तो उससे अब आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, अब आपका नुकसान ही होगा, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, तो डिसयूटिलिटी अराइज हो सकती है। इस वजह से अगर आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी तो आपकी जो टोटल यूनिट यूटिलिटी है वो फॉल हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इस टाइम क्या होगी, नेगेटिव होगी।
पहली एक बार हम फिर से सारी कंडीशंस को रिकॉल करते हैं। पहले क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगती है, फॉल होने लगती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे आ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगती है, ज़ीरो हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो, फिर टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी तब नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है। बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं, बूम भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, रिकवरी भी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। बूम का मतलब जब प्राइजेस में क्या है, प्राइस है। डिप्रेशन का मतलब काफ़ी डिप्रेशन है, लो इन प्राइसेस है, मतलब प्राइसेस में कमी है। रिकवरी मतलब सुधार हो रहा है कंडीशंस में। बात करते हैं जो बिजनेस साइकिल है वो क्या शो करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशंस को शो करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही केवल। तो गाइज़ ये आज 30 क्वेश्चंस हमने और कवर करे। अब हम कल नेक्स्ट और 30 कवर करेंगे। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा आपकी तैयारी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।